आपको एक मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो पहले आया हुआ है, मैं वही दिखा देता हूँ क्वेश्चन। मैं कल आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा था उसी में, या चलिए इसी में देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे वो क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, स्क्रीन पे है ना क्वेश्चन आपके? नहीं, अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ। स्क्रीन आपकी नहीं है, एक मिनट। हाँ ये अब देखिए, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है सामने। हमने क्या बोला है, जो चीज, जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझिए, सॉल्व करने से पहले समझिए। मैं आपको एक फिगर बनाता हूं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। और ये जो फिगर है वो ए यहां बनी हुई है, ए, ठीक है, एक फिगर ये, और एक फिगर हमने बनाया दर्पण वाला। दर्पण वाले में क्या होगा, ये केवल ए जो है वो ये यहाँ पे राइट में है और ए यहाँ आ जाएगा, ये दर्पण इमेज होगा, यानी ये इमेज होगा मिरर वाला। जो चीज यहाँ पर है वो चीज नेक्स्ट इमेज में इधर आ जाएगी, ठीक है, इधर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये मेरी है ना, ये मेरी टी शर्ट है, ठीक है, इसमें अगर कोई चिन्ह ये यहाँ पे लगा हुआ है, अगर हम मिरर में देखेंगे तो ये राइट में दिखाई देगा हमारे, है ना, ये जो लोगो लगा हुआ है ये राइट में दिखाई देगा। अगर कोई लोगो यहाँ पर है तो वो यहाँ दिखाई देगा। ये चीजें हैं। तो अगर आप इस चीज को समझ गए होंगे कि लेफ्ट और राइट का क्या मतलब है, तो आसानी समझ जाओगे। अब चलिए ये इमेज करके, ये क्वेश्चन करके देखिए, इसमें क्या होगा आंसर। ये जो ये है, इसका मिरर में क्या दिखाई देगा, दर्पण में क्या दिखाई देगा? डी। क्या आंसर बताया आपने? डी। यस सर। बताएं। अच्छा देखो, हमने क्या बोला, हमने यही तो कहा था कि जो इमेज अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो वो दर्पण में कहां पर दिखाई देगी हमें? यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई इमेज यहाँ पर है, यहाँ पर है, वो हमें दर्पण में यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। यही तो हमने इतना ही कॉन्सेप्ट किया, हमने लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट किया। अब आप देखिए कि जो इमेज यहाँ पर है, ये इमेज हमें ये वाली कंडीशन दिख रही है, तो ये वाली इमेज हमें यहाँ पर दिखनी चाहिए, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं जस्ट उसके राइट में होना चाहिए, लेफ्ट में राइट में, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पर, ये भी राइट में है, ये भी राइट में। अब दोनों को आप मिला लीजिए, ठीक है। अब आप देखोगे ये लाइन में ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, बी वाली में, लेकिन यहाँ पर है। तो अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो आपको ये डी वाली दिखाई देगी, डी वाली दिखाई देगी। समझ में आई बात? क्यों? बताएं अर्चना जी, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अभी रुक जाइए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो क्वेश्चन है एग्जाम का ही है, जो आया हुआ एग्जाम है, वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। कल वाला पेपर शायद, हाँ ये है, ठीक है। और कल जो मैंने आपको पेपर दिखाया था उसमें भी एक क्वेश्चन है इमेज वाला। लैपटॉप इतना स्लो चलता है कभी कभी। ठीक है, आ गया। तो देखो, एक बार जब भी आपसे क्वेश्चन गलत होगा, मैं यही बता रहा हूँ कहां पर गलत होगा और क्यों गलत होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को गलत होने का रीजन आप
दर्पण और वाटर में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, दर्पण और वाटर में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको मेरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखिए, चलिए मैं लाता हूँ अभी स्क्रीन पे। कल भी वो क्वेश्चन आया था लेकिन मैंने उसको हटा दिया था। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बोला था अभी जस्ट, अगर आप मिरर में हैं तो जो चीजें यहाँ पर हैं वो नेक्स्ट इमेज में यहाँ पर हो जाएंगी इस तरफ। जो चीजें यहाँ पर हैं, इस कोने पे हैं, वो नेक्स्ट इमेज में इस कोने पे आ जाएंगी। यही तो बात हुई थी हमारी आप लोगों से। अब ये देखिए, अब इसमें ये पान बना हुआ है, पान आधा डार्क किया हुआ है, इसमें एक स्टार बना हुआ है। तो पहली बात तो ये स्टार इस कोने पे है, तो आपको इनमें से देखना है कौन सी वो इमेज है जो स्टार जस्ट उसी तरफ है। तो बहुत आसान है, टफ नहीं था क्वेश्चन। मतलब ये यहाँ पे नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ है तो नीचे है तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में भी जस्ट वैसा ही कर दिया है, वहीं पर है। तो क्लियर है, आप इसको समझ गए होंगे कि ये जो है इमेज, वो इधर वाला जो है वो इधर पहुंच गया और इधर वाला है जो इधर पहुंच गया। तो ये वाला डार्क हो गया, तो आपको फाइनली आपको ये इमेज निकल के ये इमेज निकल के आ गई, ए वाली। अब तो क्लियर हो गया होगा जहां तक है इमेज वाला। जस्ट उसका साइड चेंज होना है, अप एंड डाउन नहीं होना है, ये है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी एक क्वेश्चन हमने इसमें और बनाया है, एक क्वेश्चन आपके लिए शायद। अब ये वाला देखिए, ये बताइए देख के समझ के, ये बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। इसका ए होगा, ए होगा, है ना। तो जस्ट उसका लेफ्ट का राइट कर देना है, और लेफ्ट का राइट देखो किसी में नहीं है, या तो नीचे है या ऊपर है, तो लेफ्ट में ही है। तो ये है, ये है। आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बस मिरर वाले में एक ही चीज आप याद रखिएगा कि जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, और जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, और कुछ भी दर्पण में है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन हमने 3 कर लिए हैं, आगे शायद क्वेश्चन वाटर का है क्योंकि ज्यादा मैंने एग्जाम्पल लिए नहीं थे। अब दर्पण के, अब क्या करना है, जैसे गूगल में डालना, उसमें डालना कि इमेज एमसीक्यू, तो बहुत सारे खुल जाएंगे, तो वहां भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब वाटर वाली इमेज में क्या करना है। वाटर वाली इमेज में भी 2 चीजें, जो चीजें अप हैं, जो चीजें अप हैं वो अगले इमेज में डाउन हो जाएंगी, और जो डाउन है वो अगली इमेज में अप हो जाएंगी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज ऐसी है, अगर कोई चीज ऐसी है, ठीक है, इस तरह से है, तो जो अगली में जो भी वाटर की इमेज बनेगी वो इस तरह की हो जाएगी, इस तरह की। बस ये चीज ध्यान रखना, अगर इस तरह की इमेज है तो इस तरह की हो जाएगी। तो वाटर वाली में आपको अप एंड डाउन ही समझना है, इसके अलावा कुछ भी इसका फॉर्मूला नहीं है। कितने भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, चाहे वो अल्फाबेट हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है आपको। जैसे मान लीजिए ये वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर वाटर को हम करेंगे तो कैसे करेंगे। वाटर को हम वाटर की इमेज में लिखेंगे, तो सबसे पहले ये जो वाटर है ये नीचे है, तो सबसे पहले ये ऊपर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ए लिखा हुआ है, इसको हम उल्टा करना पड़ेगा इस तरह से, है ना। टी लिखा हुआ है, टी हमें ये नीचे करना पड़ेगा, टी नीचे करना पड़ेगा। ई तो ई का वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ हम नहीं कर सकते। आर 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 भी जो है वो नीचे हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। तो ये हो जाएगा इमेज, अगर आप देखोगे तो यही होगा इसका वाटर में। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको टी वाटर में देखना है तो टी वाटर में जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी,
है ना। अगर आपको डब्लू वाटर में देखना है तो डब्लू वाटर आप इस तरह आपको दिखाई देगा। जो चीजें ऊपर हैं वो नीचे हो जाएंगी और जो नीचे हैं वो ऊपर चली जाएंगी, बस ये है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, शायद आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है। वाटर में ध्यान रखना है बस। बताइए, ए हो जाएगा सर इसका। ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा, ये बाकी कहीं नहीं है। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो डॉट डार्क डार्क है ना। तो हमने क्या बोला था, देखो हमने सिंपली ये बोला था कि जो चीजें नीचे हैं वो ऊपर चली जाएंगी, और जो चीजें ऊपर हैं जैसे वो नीचे, जैसे ये डॉट है, ये दो ऊपर है ना तो ये दो नीचे आ गए, ये डॉट नीचे है तो ये डॉट ऊपर पहुंच गया। बस ऐसी कंडीशन एक में है इसमें, लेकिन इसमें क्या है, ये डार्क नहीं है, तो डॉट तो आपको वही रखना है, तो इसलिए आपका ये आंसर हो गया, अप एंड डाउन। ये बात है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए, ऐसा कुछ है तो ये बताएं। सर इसका डी है। डी, ए। ए। हाँ ठीक है। देखो डी में क्या प्रॉब्लम है, जो ऊपर वाला नीचे वाला सर्किल है ना वो पूरा कंप्लीट छोटा है, बाकी तो चीजें फुलफिल हो रही है। एक्चुअली सर वो मिरर इमेज का पड़ रहा है, जैसे मिरर इमेज होता है उसमें वो पड़ेगा सही। वाटर के लिए ए है। वही हम कह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन ये गलत तभी होगा जब आप मिरर में वाटर, हम्म। ठीक है, और ये चीजें हैं, जैसे अगर आप मिरर में, पहली बात तो ये जो चीजें इधर है वो इधर हो जाएंगी। अब ये जो ये जो एरो है वो इधर इस तरफ एरो हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तो वाटर इमेज ये कुछ कुछ पार्ट हो सकता है। खैर, तो आप समझ गए कि कैसे इसमें वाटर इमेज बनने की कैसे। अब आपको क्या करना है, कभी 10 मिनट खाली आप बैठे तो आप, आपके हाथ में मोबाइल तो रहता ही है, तो सीधे गूगल में जाके क्वेश्चन टाइप कर लें उसमें, वाटर इमेज एमसीक्यू, तो 10-15 क्वेश्चन आप देख लें वहां पे ऐसे, फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। हमारे हाथ में 90% तो मोबाइल रहता ही है, तो वहां पे जाके मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी वेबसाइट है जो लोग डालते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ हम ज्यादा जैसे डायग्राम वाला है, इसमें तो आपको कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकता है डायग्राम वाले में। तो ये ध्यान रखना है आपको, वेन डायग्राम वाले एमसीक्यू हैं उनको एक क्वेश्चन यहाँ जरूर आता है, और जरूरी नहीं है वो वहाँ 1 2 3 ही हो सकता है वहां पे वो नंबर ऑफ ABCD कर दे, जैसे ए कर दे, सी कर दे, डी कर दे, एफ कर दे, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी। तो वॉइस कर दे, गर्ल्स कर दे, स्टूडेंट कर दे, वो अलग बातें हैं। तो इस तरह से आपका मिरर भी हो गया, आपका ये जो आकृतियां थी वो भी। इनको थोड़ा सा रुक के समझना बहुत जरूरी होता है ना। जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, तो आपको ये इसने इसने आपको लगा हुआ ये सेम है, तो आप ये भी देख लो इसकी तरह कोई दूसरी आकृति भी है इसमें तो चाहिए है, तो फिर आप देख लो दोनों फर्क क्या है। दोनों फर्क है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ भी छोटा ही है, तो यही मारो ये वाला। तो इस तरह के भी आपको कंफ्यूजन रहेगा। हमेशा आपने देखा होगा कि दो उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये थी वाटर इमेज, और ये अब बात आती है इसमें कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन में
यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन अलग टाइप का होता है और ये कॉम्प्रिहेंशन अलग होता है। मतलब ये जो एमपीपीएससी का है या फिर स्टेट जैसे यूपीपीसीएस है और एमपीपीएससी है, इसमें क्या है कि थोड़ा सा इजी रहता है, तो बहुत घुमाता नहीं है आपको, है ना। तो यूपीपीसीएस और एमपी स्टेट वाले वो लोग घुमाते नहीं। तो इन्हें हमने कल भी बताया था, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन करें तो आप पहले उस पूरे पैराग्राफ को समझ लें और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही कुछ आंसर दें, ठीक है। और इसमें दूसरी बात हमने ये बताई थी आपको कि इन सारे ऑप्शन में पहले ये काटें कि ये नहीं होगा, जो बातें इस पैराग्राफ में नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो बातें इस पैराग्राफ में नहीं है, अगर वो बातें यहाँ पर कही गई हैं तो आप उनको काट दीजिए, कहीं नहीं ये बात भी नहीं है, ये बात भी नहीं है। तो जो पैराग्राफ में चीजें नहीं कही गई हैं उनको आप हटा दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। तो ये है, चलिए देखते हैं। आज के कर्मचारी वर्ग में सामूहिक मूल्यों का एक नया सेट है। आज के कर्मचारी वर्ग में सामाजिक मूल्यों का एक नया सेट है। उदाहरण के लिए अतीत में एक डिप्टी कलेक्टर ने एक दूर के जिले में पदोन्नति मिलने पर इस पदोन्नति से जुड़े तबादले को स्वीकार कर लिया होता। उसी परिस्थिति में आज वह परिवार की खुशी को पहले चुनकर डिप्टी कलेक्टर के पद पर ही बने रहना पसंद करता है। इस अनुच्छेद का सबसे अधिक समर्थन करने वाला कथन कौन सा है, बताएं। इसमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बोले। एक आज के कर्मचारी वर्ग में सामाजिक मूल्यों का एक नया सेट है। उदाहरण के लिए अतीत में एक डिप्टी कलेक्टर ने एक दूर के जिले में पदोन्नति मिलने पर इस पद से जुड़े तबादले को स्वीकार कर लिया होता। उसी परिस्थिति में आज वह परिवार की खुशी को पहले चुनकर डिप्टी कलेक्टर के पद पर ही बने रहना पसंद करता है। डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहना पसंद करता है इस अनुच्छेद में। इसका मतलब क्या कह रहा है? सर इसका सी लग रहा है मुझे। देखो अब इसमें ये बात बताइए, पहले आप ये देखिए, दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, अधिकारी गण आज सरकार के प्रति वफादार नहीं है। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं इसमें, ठीक है। सरकार अधिकारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की परवाह नहीं करती है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी पोस्टिंग है जिस जिले में, जरूरी है आपकी बुआ भी उसी डिस्ट्रिक्ट में हो? ऐसा तो नहीं है ना। आपका जहाँ ननिहाल हो वहीं आपकी पोस्टिंग कर दी जाए, आपकी बीवी की जहाँ पोस्टिंग हो वहीं पोस्टिंग कर दी जाए, आपके रिलेटिव रहते हो वहीं पोस्टिंग हो, ऐसा तो नहीं है। सर्विस है, सर्विस में ये साफ साफ देखो क्या होता है, कुछ चीजें हमें समझना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको पूरे राज्य में कहीं भी सर्विस के लिए नियुक्ति दी जा सकती है। उसी तरह से जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी लिखा होता है आप संपूर्ण भारत में कहीं भी अपनी नियुक्ति के लिए कार्य करेंगे या आपत्ति नहीं करेंगे। तो जो चीज आप रिटन में दे चुके हो आप उस पर नहीं कर सकते हो। व्यक्तिगत आवश्यकताएं तो बहुत होती है ना। व्यक्तिगत आवश्यकताएं तो यही है कि भाई हमारा जिला ही हमें मिल जाए या हमारे सब रिश्तेदार हैं। तो ये देखिए सी नहीं है, ठीक है। डी में देखिए, अधिकारीगण अपनी पदोन्नति की परवाह नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है, पदोन्नति की परवाह करते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि दूर जिले में कोई नहीं जाना चाहता है ना। क्या बोलता है, एक दूर के जिले में पदोन्नति मिलने पर, तो इसका मतलब है कि राज्य भर में जो सुविधाएं हैं वो एक समान नहीं है। बहुत सीधा आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है, सीधा हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे हम मान लीजिए यूपी का एक जिला, यूपी का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक
एक कैंडिडेट का पोस्टिंग है मान लीजिए नोएडा, ठीक है, एक का नोएडा पोस्टिंग है, और दूसरे का पोस्टिंग है बलिया, ठीक है, बलिया पोस्टिंग है, मान लेते हैं बलिया, ठीक है। तो जो बलिया पोस्टिंग है वो कोई आदमी नोएडा रहना पसंद करेगा कि बलिया, आप खुद बताइए। क्यों नोएडा रहना पसंद करेगा ना? उसकी अगर पोस्टिंग, एक व्यक्ति पोस्टिंग कानपुर में है ना, और एक किसी के मान लीजिए ललितपुर में है, ललितपुर में, या फिर मऊ में है, या फिर जालौन में है, तो जाहिर सी बात है वो कानपुर रहना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि राज्य भर में जो सुविधाएं हैं वो एक समान नहीं है, इसीलिए। बाकी सारे स्टेटमेंट को काटोगे तो यही बनेगा। अधिकारीगण आज के सरकार के प्रति वफादार नहीं, ऐसा नहीं है। वफादार हो ना अपनी ड्यूटी करो, और आपको संभालने के लिए आपसे ऊपर वाला बैठा है, उसकी आप टेंशन मत लो। वफादारी नहीं करोगे सस्पेंड हो जाओगे, ड्यूटी नहीं जाओगे सस्पेंड हो जाओगे, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना। वफादार हो या नहीं हो, कोई थोड़ी चाहता है कि भाई मुख्यमंत्री से कोई प्यार करे, मोहब्बत करे। ड्यूटी करो चुपचाप अपनी, ठीक है। तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी अगर हम सबकी देखना शुरू कर देंगे तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नौकरी करनी होती है, बस यही है कि लोग जाना पर इसीलिए थोड़ा कतराते हैं कि यार नोएडा मिल जाता तो ठीक था, कम से कम पड़ोस में दिल्ली है ना, बलिया में एकदम पहुंच जाएंगे। लोग बोलते हैं यार कहाँ, वहां जंगल में पड़े रहोगे। या छत्तीसगढ़ है, एमपी है, एमपी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है मान लीजिए भोपाल में, विदिशा में, इंदौर में, तो ये जिले अच्छे हैं, है ना। या शहडोल में हो जाएगी वो अच्छा है, या छतरपुर में हो जाएगी वो अच्छा है, या अलीनगर में हो जाएगी वो अच्छा है। नहीं, तो स्टेट में भी कुछ कह सकते हैं ना कि डेवलपमेंट हब, सीधी सी बात है। क्यों क्यों लोग कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, ठीक, और चेन्नई, इन्हीं में लोग रहना पसंद करते हैं ज्यादा, है ना। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु और चेन्नई, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, योग एक बहुत ही लोकप्रिय व्यायाम बन गया है, लेकिन योग शिक्षा में प्रवेश लेने से के पहले व्यक्ति को अपेक्षित फिटनेस दिनचर्या की जांच कर लेनी चाहिए। यदि उच्च ऊर्जा, तेज गति, एरोबिक व्यायाम को चाह रहे हों तो योग कक्षा सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। इस अनुच्छेद का सबसे अधिक समर्थन करने वाला कथन है। अब ये एरोबिक क्या है, चलिए उसको नहीं भी पता है तब भी क्वेश्चन देखिए क्या है। योग एक बहुत ही लोकप्रिय व्यायाम बन गया है, लेकिन योग कक्षा में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को अपेक्षित फिटनेस दिनचर्या की जांच कर लेनी चाहिए। यदि उच्च ऊर्जा, तेज गति, एरोबिक व्यायाम को चाह रहे हैं, जैसे कोई कहता है कि भाई हम डंबल मारेंगे, हम रनिंग करेंगे, है ना, हम डंपिंग करेंगे, हम जंपिंग करेंगे, तो उसके लिए योग नहीं है। क्योंकि योग में आपको शांत बैठना होता है। योग एक सॉफ्ट मूवमेंट का सिस्टम है ना। तो चाह रहे हो तो योग, तो क्या लिखा है, तो योग कक्षा सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। अगर आप रनिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप जंपिंग चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप एथलीट हैं, तो आपके लिए योग अच्छा नहीं है। अब देखिए, इस अनुच्छेद का सबसे अधिक समर्थन करने वाला कथन है, योग एरोबिक व्यायाम की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। ऐसा तो कहीं है नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि पहली बात देखो, इसमें कहीं कंपेयर नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कभी कंपेयर किया गया है कि एरोबिक व्यायाम और
योग कोई कंपेयर है, ऐसा नहीं है। योग एक उच्च ऊर्जा वाला व्यायाम नहीं है, ये बात तो कही है, क्योंकि जो लोग उच्च ऊर्जा गति, तेज गति वाला है, उनके लिए योग कक्षा सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखना है। तो ये बात तो कही गई है, ठीक है। लेकिन अभी देख लेते हैं आगे भी, योग एरोबिक व्यायाम से बेहतर है, तो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जो जो लोग एरोबिक और उच्च गति वाला व्यायाम करते हैं, उनके लिए योग सबसे अच्छी जगह नहीं है। तो बेहतर की तो बात ही नहीं है, ठीक है। एरोबिक व्यायाम की तुलना में अधिक लोकप्रिय है, ऐसा भी नहीं है। योग का व्यायाम उच्च ऊर्जा का होता है, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, बी आंसर है। हम देखो कैसे आंसर तक पहुंच रहे हैं। जो हमें नहीं पता है, जो हमें इसमें नहीं दिए, उनकी हम बात कर रहे हैं। कभी इसमें लिखा हुआ है कि आपको तुलना करनी है योग में और उच्च व्यायाम में? नहीं, ठीक है। योग को एरोबिक से बेहतर भी नहीं बताया है। और ये बात आपको मैं बता दूं कि जितने भी जो यंग जनरेशन है ना, जो सलमान खान वाला लेवल के लोग हैं, तो वो लोग योग नहीं कर पाते हैं। योग जो है वो जो फिजिकली एक्टिविटी है, उससे बहुत ज्यादा अलग है। आप रनिंग कर सकते हो 15 मिनट, आप जंपिंग कर सकते हो 7 से 8 मिनट तक, लेकिन आप 15 मिनट बैठ नहीं सकते चुपचाप। शांत बैठना अपने आप में भी बहुत बड़ा टास्क होता है। चुप रहना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो ये चीज आपके जीएस के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी आपको लगे कि न्यू जनरेशन में योग क्यों नहीं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो पा रहा है, क्योंकि उनमें उच्च ऊर्जा, तेज गति, फास्ट रिजल्ट जल्दी से आ जाए। आपने देखो जो लोग जिम जाते हैं, वो ट्रेनर से एक ही बात पूछते हैं कि यार हो जाएगा सही, 1 महीने में मेरा पेट सही हो जाएगा, 1 महीने में मेरा ये हो जाएगा, 1 महीने वो हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले उसका रिजल्ट पूछने लगते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि योग हमेशा साइलेंट मोड में होता है और इसमें उच्च ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसमें इसमें मेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कभी आप कोशिश करना आधा घंटा बैठने की, चुपचाप साइलेंट, आधा घंटा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आधे घंटे में आप 30 मिनट में कम से कम 60 बार घड़ी देखेंगे, हर 1 मिनट में 2 बार। तो ये चीजें हैं। खैर, अब देख लेते हैं आगे। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको, ये वाला? यस सर। हाँ, अब ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66 से 70 तक है। ये पैराग्राफ बड़ा है ना, कॉम्प्रिहेंशन का ये बड़ा है, लेखांश। अब इनको क्या होता है, आपको पढ़ना है। जब शरीर में स्थित कोशिकाएं और शरीर के बीच संघर्ष होता है, तो प्राकृतिक चयन साधारण शरीर का पक्ष लेता है, जिसमें जिसमें पथभ्रष्ट कोशिकाएं, हिंदी बहुत टफ है, पथभ्रष्ट कोशिकाएं साधारणतया अनुशासित हो जाती है। अब इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं, यहीं पे आपको पैराग्राफ पढ़ते समय आपको ये फोकस करना चाहिए कि पूरा पैराग्राफ कोशिकाओं पर है। आपको यही इसको टिक कर देना है कि पूरा पैराग्राफ कोशिकाओं पर है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पहले से ही है ना। जब शरीर में स्थित कोशिकाएं और शरीर के बीच संघर्ष होता है, तो प्राकृतिक चयन साधारणतया शरीर का पक्ष लेता है ना, जिसमें पथभ्रष्ट कोशिकाएं साधारण अनुसूचित हो जाती हैं, विशेषतया क्योंकि कोशिकाएं शरीर के बाहर जीवित नहीं रह सकती।
इस सिद्धांत का एक सुपरिचित अपवाद ये है, कैंसर कोशिकाओं को ऐसी स्वार्थी कोशिकाओं के रूप में सोचा जा सकता है जो शरीर के लिए लाभप्रद गति से अधिक तेजी से पुनरुत्पादन का प्रयास करती। अब इसमें देखिए, कैंसर कोशिकाओं को ऐसी स्वार्थी कोशिकाओं के रूप में देखा जा सकता है जो शरीर के लिए लाभप्रद गति से, यानी जो गति लाभप्रद होती है, यानी जो गति नॉर्मल होती है, से अधिक तेजी से पुनरुत्पादन का प्रयत्न कर रही हैं। तो आप समझ गए कि कैंसर का क्या रीजन है। कैंसर का मतलब है जो कोशिकाएं हमारी नॉर्मल स्पीड से जो ग्रो करती हैं उससे तेजी से ग्रो करने लगती है वो कोशिकाएं। बेशक अंत में कैंसर कोशिकाएं व्यक्ति के साथ ही नष्ट हो जाती हैं, परंतु यह स्पष्ट नहीं होता कि क्यों प्राकृतिक चयन ने कैंसर को पूर्ण रूप से लुप्त नहीं किया। अब यहां से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, कैंसर कोशिकाओं के स्वार्थी होने के बारे में एक सामान्य आपत्ति यह है कि वह विकृति होती है और शायद विषाणुओं से संक्रमित होती है, कैंसर एक बीमारी है इत्यादि। यह सब सत्य है और इस प्रश्न के निकटस्थ उत्तर के लिए उपयुक्त है, क्यों कैंसर कोशिकाएं शरीर के लिए लाभप्रद गति से अधिक तेजी से पुनरुत्पादन करती हैं, परंतु परम विकास परक उत्तर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस मामले में प्राकृतिक चयन व्यक्ति की बजाय कोशिकाओं के पक्ष में ज्यादा काम कर रहा है। अब देखो इसमें क्वेश्चन को, अब पूरे पैराग्राफ को थोड़ा सा 5 सेकंड रुक के सोचना है। ये पूरा का पूरा कोशिकाओं के बारे में है और कोशिकाओं की वजह से कैसे कैंसर होता है उनके बारे में, सॉरी। तो अब इसमें आप देखेंगे कि कैंसर कोशिकाएं स्वार्थी होती हैं, इस विवेचना के विरुद्ध क्या सामान्य आपत्ति है। कैंसर कोशिकाएं स्वार्थी होती हैं। अब इन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे देखिए, कैंसर कोशिकाएं स्वार्थी होती हैं कोशिकाओं के रूप में सोचा जा सकता है जो शरीर के लिए लाभप्रद गति से अधिक तेजी से पुनरुत्पादन करती हैं। अब इसमें बस यही है कि कैंसर कोशिकाएं स्वार्थी कैसे होती है। अब देख लीजिए, कैंसर कोशिकाएं विकृत होती हैं, शायद कैंसर कोशिकाएं विषाणुओं से संक्रमित होती हैं और कैंसर एक बीमारी है। बताएं। इसमें आप देख सभी है ना, इसमें सभी आप देख रहे हो, ठीक है, सभी आ रहा है इसमें। 67 देखिए, जब शरीर में स्थित कोशिकाएं और शरीर के बीच संघर्ष होता है तो प्राकृतिक चयन साधारणतः किसका पक्ष लेता है। बताएं। शरीर का। साफ साफ लिखा हुआ है ना शुरू में, जब शरीर में स्थित कोशिकाओं और शरीर के बीच संघर्ष होता है तो वह प्राकृतिक चयन का साधारणतः शरीर का पक्ष लेता है। तो जाहिर सी बात है, तो ये पैराग्राफ में दिया हुआ है तो ये ए आंसर होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज्यादा अलग हो। और देख लेते हैं क्या है। परम विकास परक उत्तर अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि कैंसर कोशिकाओं के मामले में प्राकृतिक चयन किसके पक्ष में काम कर रहा है। बताएं। अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ आएंगी जो लास्ट में, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पैराग्राफ आना पड़ेगा। कोशिका ये देखो, विकास परक उत्तर अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि मामलों में प्राकृतिक चयन में व्यक्ति के बजाय कोशिकाओं के पक्ष में ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिका होगा।
ठीक है, उस कोशिका होगा। मतलब क्या होता है, जब कैंसर कोशिकाओं के मामले में होता है तो कैंसर कोशिकाएं शरीर को नहीं चुनती हैं, कोशिकाओं को चुनती हैं। तो इसका बी आंसर। हम्म, ये पीछे स्क्रीन कैसा आ गया भाई? हाँ, तो ये है, क्या हो रहा है ये? हम्म, इसमें आपने देखा यहां तक ये वाला, ठीक है। अब 69 आप देख लीजिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, एक बार सोच के बताइए कि शरीर कैंसर कोशिकाओं को स्थायी रूप से सोचा जा सकता है क्योंकि, बताएं, ये तो बता सकते हैं आप, इजी है। कैंसर कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ये तो हम लोग नॉर्मली हम लोग जीएस वगैरह में भी पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं। कोश जो कोशिकाएं हैं इसमें भी लिखा हुआ है, बताएं फटाफट क्या इसका है। वे संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद गति से अधिक तेजी से पुनरुत्पादन करती हैं। प्राकृतिक चयन इनके पक्ष में होता है। कैंसर एक बीमारी है, क्या है? कैंसर बीमारी है। बीमारी तो है। कैंसर कोशिकाओं को स्वार्थी रूप में, स्वार्थी रूप, आप देखिए यहाँ पे देखो, ये इसलिए बोल रहा हूँ ये इजी है पैराग्राफ, क्योंकि इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वार्थी के रूप में, कहाँ पर है ये? हाँ, ये देखिए, कैंसर कोशिका ऐसी स्वार्थी कोशिकाओं के रूप में सोचा जा सकता है जो शरीर के लिए लाभप्रद गति से अधिक तेजी से उत्पादन का प्रयत्न कर रही हैं। यानी वो कोशिकाएं हैं जो नॉर्मल गति से ज्यादा उत्पादन तेजी से करती हैं। तो वो ऐसा ऐसा आप देखोगे, ऐसा इसमें ऑप्शन ए में है ना। वे संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद गति से अधिक तेजी से पुनरुत्पादन करती है ना, इस गति से अधिक पुनरुत्पादन करती है। तो इसका राइट आंसर होगा इसका ए। पैराग्राफ देखो इसी में है सारा कुछ, आप इसको बार बार समझना है। चलिए 70 बता दीजिए। कैंसर कोशिकाओं का विषय एक सामान्य नियम अपवाद है। कैंसर कोशिका, अब अपवाद वाला पे चले जाइए पैराग्राफ पे, है ना। अपवाद वाला शायद इसमें दिया होगा, आप देखिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सिद्धांत का एक सुपरिचित अपवाद है कि कैंसर कोशिकाओं को ऐसी स्वार्थी कोशिकाओं रूप में सोचा जा सकता है। तो वही चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 70 क्या कहता है? जब शरीर में स्थित कोशिकाएं संघर्ष होता है तो नहीं, जब शरीर में स्थित कोशिकाओं और शरीर में संघर्ष होता है तो प्राकृतिक चयन साधारणतः शरीर का पक्षधर होता है। तो यही अपवाद है, ठीक है, ये कह रहे हैं सामान्य नियम का एक अपवाद ये है। तो इसका बी आंसर है। अब देखो पहला भी नहीं है, ठीक है। और इसमें जब शरीर में स्थित कोशिकाएं और शरीर में संघर्ष होता है तो प्राकृतिक चयन का साधारणतः कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा तो है ही नहीं। या तो वो शरीर, या तो वो बॉडी की तरफ जाती हैं, या वो सेल की तरफ जाती हैं। जब शरीर में स्थित कोशिकाओं और शरीर में संघर्ष होता है तो प्राकृतिक पक्ष चयन साधारणतः दोनों की तरफ लेता है। ऐसा नहीं है, दोनों की तरफ नहीं लेता है, या तो बॉडी की तरफ जाएगा या वो सेल की तरफ जाएगा। तो ना तो ये आंसर सही है और ना ही ये आंसर सही है, ये चीजें हैं। तो यही एक अपवाद स्वरूप है बी आंसर।
आपको यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है कि आपको बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, सिंपल सा दिया रहता है, ये थोड़ा इजी होता है यूपीपीएससी से, सॉरी यूपीपीसीएस से थोड़ा इजी होता है। अब एक पैराग्राफ हम यूपीएससी का देख लेते हैं, ठीक है, ये तो यूपी के हैं, ये तो पीसीएस के हैं, यूपीएससी का देख लेते हैं। ये है यूपीएससी का पैराग्राफ, थोड़ा कठिन देखते हैं, है ना, टफ। बताएं इसमें क्या होगा। देखो ये छोटा पैराग्राफ होता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन होता है इसमें, ठीक है, एक ही इसमें क्वेश्चन होता है। बस यही समझाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, मृदा जिसमें हमारे लगभग सभी पदार्थ उगते हैं, तो मृदा की उपयोगिता के बारे में बात कर रहा है। मृदा जिसमें हमारे लगभग सभी पदार्थ उगते हैं, लगभग सभी का मतलब है कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो पानी में उगते हैं, ठीक है ना, पानी पानी में उगते हैं। ये एक जीवित संसाधन है ना, ये एक जीवित संसाधन है। जीवित संसाधन का मतलब होता है मृदा में बहुत सारी चीजें होती हैं जो डेड या लिविंग फॉर्म में होती हैं। जीवित का मतलब होता है मृदा के अंदर लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी, जिसके बनने में बरसों लगते हैं, तथापि ये मिनटों में नष्ट हो जाती है, ठीक है। मिनटों में नष्ट कैसे हो जाती है, अगर हवा चल जाए तो उड़ जाएगी, केमिकल आपने कोई डाल दिया जहरीला, तब नष्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रति वर्ष ध्यान दीजिएगा 75 अरब टन उर्वरक मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है, यानी 75 बिलियन टन, अरब, ठीक है, 75 बिलियन। ये चिंताजनक है, और केवल खाद्य पदार्थों के लिए ही नहीं, मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक कार्बन को क्या है, हाँ, डाइऑक्साइड को कार्बन के रूप में रोके रखती है और वायुमंडल में निर्मुक्त होने से बचाती है। हमारी बात समझ रहे हैं कि मृदा में बहुत ज्यादा, एक तो है कि मृदा में केवल खाद्य उत्पादन ही नहीं होते, मृदा कार्बन को भी रोकने का काम करती है। अगर मृदा ना हो तो कार्बन वो संपूर्ण पहुंच जाएगी वहां पर। एक चीज मैंने बहुत पहले आपको समझाई थी, 5 दिन पहले या 15 दिन पहले, एक पेपर में, मतलब करंट, हमने कहा था कि क्या रीजन है कि जो कंट्री पोलर रीजन में है वो ज्यादा परेशान होते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो हमने वहां आपको एक रीजन बताया था कि उनके अंदर क्लाइमेटिक वेरिएशन को सहने की क्षमता नहीं है। लेकिन अभी आप एक पॉइंट यह भी समझ रहे हो कि जिन रीजन में मिट्टी नहीं होती है, वहां पर कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है। तो जो बर्फीले एरिया हैं वहां पर कार्बन उत्सर्जन जल्दी जल्दी होने लगता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें लिखा हुआ है मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के रूप में रोके रखती है अपने अंदर, यानी जो उसके अंदर प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं उसके रूप में। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप देखोगे गौर करके तो 3 बातें कही गई, 3 से 4 बातें। पहली बात है कि मृदा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कही गई है मृदा का नष्ट होना, और चौथी बात कही गई है मृदा का जो कार्बन के संबंध में, है ना, कार्बन के संबंध में। वो 3 ही बातें हैं इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है।
उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणा बनाई गई है। बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है इसमें। क्यों? अभी इसमें बताया है कि मृदा का जो क्षरण हो रहा है वो खाद्य असुरक्षा के कारण हो रहा है। वैसे ये सच है, ध्यान दीजिएगा, वैसे ये सच है कि मृदा का क्षरण खाद्य असुरक्षा की वजह से हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहां पर नहीं है वैलिड, क्योंकि जब सपोज कीजिए कि एक खेत है, मैंने कई बार बोला है 5 बीघा का खेत है, उसमें 5 लोग थे, उनके लिए उत्पादन हो जा रहा था। अब वहां 15 लोग हैं, आज 25 लोग हो गए। तो जिस खेत में 5 लोगों का अनाज उत्पादन होता था, उसी खेत को अब 25 लोगों का अनाज उत्पादन करना पड़ रहा है। ठीक है? अगर हम उस खेत की मृदा को वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे 5 लोगों के समय करते थे, तो उसमें उत्पादन नहीं होगा। खाद्य असुरक्षा की वजह से, यानी ऐसा भोजन की कमी ना हो, इस वजह से हम उसमें मृदा में जबरदस्ती केमिकल फर्टिलाइजर लगाते हैं, हानिकारक कीटनाशक लगाते हैं। तो ये बात जीएस के लिए सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कुछ भी। ठीक है? तो पहला सेंटेंस गलत है इस पैराग्राफ के हिसाब से। ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि खाद्य असुरक्षा। तो अगर पहला गलत है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है? फिर भी देख लेते हैं दूसरा। अब इसमें केवल देखो 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो अब केवल दूसरे में आंसर आ जाएगा। मृदा का क्षरण मुख्यतया एंथ्रोपोजेनिक है। क्या ऐसा इसमें कहीं दिया हुआ है कि मृदा का क्षरण क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं दिया है इसमें कहीं भी। ठीक है? कि मृदा का क्षरण का कारण ही नहीं बताया, तो ये भी नहीं। मृदा के धारणीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है, ये बात यहां पर कही गई है। अगर मृदा का सस्टेनेबल मैनेजमेंट होगा तो मृदा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने में रोक रख सकती है। यदि मृदा नहीं होगी तो जलवायु परिवर्तन होगा, क्योंकि जो कार्बन है वो वायुमंडल में जाएगी। तो केवल इसका 3 सही है, 3 सही है। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन जो है हमने किस बेस पे निकाला? हमने इस बेस पे निकाला कि भाई इनमें कौन कौन से सेंटेंस हैं जो इस पैराग्राफ में नहीं है। आ गया हमारा आंसर। समझ में आई बात? बताएं कोई डाउट हो और तो यहाँ पे तो। नो सर। ठीक है अर्चना जी, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। इसमें बस हमने पहले बोला है कि आपको जीएस से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं। अगर आप एक ही आपको पकड़ लेते दूसरा सेंटेंस, यहाँ पर ये दूसरा सेंटेंस पकड़ लेते कि नहीं यार यहाँ पर तो मानव जनित तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो दूसरा यहाँ भी था, दूसरा यहाँ भी था, दूसरा यहाँ भी था, सीधे आपका आंसर आ जाता 3। तो ये भी एक तरीका है कि जो फिर वहां जो आपको समझ में आ जाए। एक ये वाला हम देख लेते हैं लास्ट, क्योंकि फिर आज सेमिनार भी है तो वहां भी क्लास है 5 बजे। तो असमानता न केवल दिखाई देती है बल्कि अनेक उदाहरणों से सांख्यिकीय रूप में मापी जा सकती है। ठीक है? किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति ना तो दिखाई देती है और ना ही मापी जा सकती है। कितना अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है? मतलब ये कह रहे हैं कि जो असमानता है वो हमें दिखाई भी देती है
है ना, और वो हम उसको माप भी सकते हैं। दिखाई कैसे देती है आपको सबको पता है? एक आदमी साइकिल से चल रहा है और एक आदमी मर्सिडीज से चल रहा है, तो असमानता दिखाई जा सकती है, असमानता मापी भी जा सकती है। जैसे मतलब कौन कितना किस पे खर्च कर रहा है, कितना, किसी से आप पूछिए कि आप 365 में मतलब डेज में अपने लिए कितना खर्च करते हैं। आप सिंपल सा निकाल सकते हैं मापने का कि आप किसी से पूछिए कि 24 घंटे में आप भोजन के लिए कितना खर्च करते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 24 घंटे में हम 500 रुपए तो खर्च कर देते हैं खाने के लिए। कोई बोलेगा नहीं जी हम तो 200 रुपए में। और जो मजदूर होगा वो क्या बोलेगा, नहीं जी हमारा तो 60 से 70 रुपए में हो जाता है। कोई बोलेगा नहीं जी हमारा तो 2000 में होता है। तो आप इसको असमानता को मेजर भी कर सकते हो, ठीक है। परंतु ये क्यों है ये दिखाई नहीं देती। गुरुत्वीय बल की तरह शक्ति असमानता का संगठक सिद्धांत है। चाहे वे आय या संपत्ति, लिंग, वंश, धर्म और क्षेत्र किसी भी हो, इसके प्रभाव सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से देखे जाते हैं। जाहिर सी बात है आपको लिंग में भी दिखाई देगा, वंश में भी दिखाई देगा, धर्म में भी दिखाई देगा, क्षेत्र में भी दिखाई देगा। किंतु जिन रीतियों से आर्थिक शक्ति दृश्यमान आर्थिक चरों को तोड़ती मरोड़ती है, वे अदृश्य रूप से अस्पष्ट बने रहते हैं। मतलब जो कारण है वो हमें कभी पता नहीं चलते। अब देख लेते हैं, अब पूरे पैराग्राफ में जो बात हुई है वो हुई है असमानता की, ठीक है। असमानता की बात हुई है और असमानता की मापन की बात हुई है और असमानता के जो कारण हैं उस पर बात हुई है जो हमें पता नहीं चलते। अब देखते हैं, अब बताएं कि क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा। बी। बी देख लेते हैं। किसी समाज में समानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति एकमात्र कारण है। तो आप देखो कारण तो इसमें पता ही नहीं चला, हमने पहले लिख दिया, देखो कारण का पता नहीं चला है। तो ए वाला मतलब शायद है, ए तीनों में है क्या, यहाँ भी ए है, तो आंसर तो खैर हमें मिल गया, बी है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कैसे गलत है। आय, संपत्ति आदि विभिन्न प्रकार की असमानता को शक्ति को दृढ़ करते हैं। आय, संपत्ति आदि ये तो कारण बता रहे हैं ना, और जबकि क्या कह रहे हैं ये, है ना, जो कारण है ना, किंतु इससे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति, यानी जो कारण है आर्थिक शक्ति है, वो ना तो दिखाई देती है ना हमें मापी जा सकती है। तो दूसरा भी गलत है, तो सीधे सीधे इसमें बी आंसर है, ये है। तो आप देख रहे होगे, एक बार आप पैराग्राफ पढ़ते हो उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें आप देखते हो कि ये नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि पैराग्राफ में उसकी बात ही नहीं हो रही है, और हो रही है तो उसके दूसरे तरह से हो रही है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो अभी ये था हमारा आज का कॉम्प्रिहेंशन। एक क्लास हम कल और ले लेंगे मंडे को, और टाइमिंग देखो 4 बजे से तो रेगुलर क्लास रहती है, तो टाइम हो सकता है 3 बजे से हो या 2 बजे से हो, वो हम कर लेंगे। और कल आपके कोई भी डाउट हो वो और पूछ लीजिएगा अर्चना जी, ठीक है। बाकी आप 25 को जाइए पेपर देने, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्पीड का लग रहा है सर, क्योंकि 2019 का जो पेपर उसमें मैथ बहुत ज्यादा आया है। ठीक है, में आपने नहीं देखा ना, मैथ से बहुत ज्यादा है, रीजनिंग वगैरह। मैथ्स से मैंने क्या बोला है कि आपको स्पीड थोड़ी रीजनिंग में बढ़ानी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि मैथ में सिर्फ क्वेश्चन सीरीज वाले होते हैं। मैथ रीजनिंग में क्वेश्चन में वेन डायग्राम वाले भी होंगे,
है ना? उसमें है मगर ज्यादा नहीं है सर, जैसे मिरर है एक ही है, मिरर इमेज एक एक्सप्रेस, लेकिन मैथ के जो फॉर्मूले होते हैं उस टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है उसमें। बाकी सब कम है लेकिन मैथ मेथड बहुत ज्यादा है। देखिए, अभी आप एक अभी सिर्फ आप एक ही बात सोचिए कि आपका जो मैथ है वो ऐसा नहीं है कहीं भी आप 1 महीने 2 महीने पढ़ के आप सही कर लोगे, ठीक है? तो इसीलिए आप ये सोच के चलिए कैसे भी करके आपको कॉम्प्रिहेंशन से, लॉजिकल रीजनिंग से और रीजनिंग से और नॉन वर्बल से, ठीक है, 33 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आपको लगता है कि मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है तो पेपर के बाद उस पर ध्यान दीजिए, अभी आप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि अभी 7 दिन है केवल, आज के दिन शायद पेपर हो जाएगा। नहीं सर अभी तो टाइम भी नहीं है, लेकिन हाँ रीजनिंग जिस हिसाब से है उतना तो लग जाएगा, आंकड़ा लग जाता है कि हाँ लग सकता है सर। तो रीजनिंग आप और कॉम्प्रिहेंशन भी मैंने देखा था तो लगभग सारे क्वेश्चन में कर लीजिए कॉम्प्रिहेंशन के 19 के, सॉरी हाँ 19 के, तो इतना नहीं लगा कि बहुत टफ आएगा, अब आगे पता नहीं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप थोड़ी सी वहां पे खुद को नॉर्मल रखिए और जो क्वेश्चन है उसमें पैराग्राफ को ज्यादा ध्यान दीजिए एग्जाम हॉल में भी, और जो आपको लगता है कि 100 क्वेश्चन में हम ये कर पा रहे हैं उसको ढूंढ ढूंढ से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपको लगता है कि नहीं हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे उसको छोड़ दीजिए। तो एग्जाम में 60 क्वेश्चन तक करने की कोशिश कीजिए, 100 में 60। ठीक है, तो हम लोग अभी यहीं पे रोकते हैं, बाकी अगर आप बोलेंगे तो कल क्लास हम ले लेंगे, 5 बजे सेमिनार भी है। ओके सर।